हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब करियर इंडिया। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 के पूरे महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के NSO डेटा के अनुसार 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी हुई है? तो इसका सही आंसर है 6.3%। 2022-23 की अप्रैल जून तिमाही में GDP में 13.5% की वृद्धि देखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के कारण इसमें कमी आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें याद रखना है कि 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो उसका सही आंसर है आपका 6.3%। और दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो रखना है अप्रैल और जून की तिमाही में जो GDP की वृद्धि हुई थी वो 13.5% हुई थी। इसके बाद इसमें जो कमी आई हुई है ये किस वजह से आई है? ये विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के कारण इसमें कमी आई हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर है 97 प्रति लाख जीवित जन्म। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत ने 2018-20 में मातृ मृत्यु दर में 97% लाख जीवित जन्म में महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। 2014-16 में यह आंकड़ा 130 प्रति लाख जीवित जन्म था। इसके साथ भारत ने प्रति लाख 100 से कम MMR के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य को पूरा किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो भारत और अमेरिका के बीच ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध जारी किया जा रहा है, ये कहाँ जारी किया जा रहा है? उत्तराखंड के भारतीय राज्य में। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का ये 18वां संस्करण है। भारत और अमेरिका के बीच हर साल यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो इसमें आपको जो पॉइंट याद रखने हैं कि ये इसका 18वां संस्करण है और दूसरा ये हर साल किया जाता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में। और ये कब लागू होगा? 29 दिसंबर 2022 को ये लागू किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाएगा और रोजगार के नए अवसर को पैदा करेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह यानी एक्सपेक्टेड रेमिटेंस फ्लो कितना है? तो इसका सही आंसर है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ शीर्षक से अपनी प्रमुख रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत में जो प्रेषण प्रवाह है वो 12% से बढ़कर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 2022 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण अनुमानित 5% से बढ़कर 626 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड का। फ्रेंड्स, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये नागालैंड का है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, जिसे नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और नागालैंड में उसी दिन 23वां हॉर्नबिल महोत्सव 2022 शुरू किया गया। यह अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है। जाक्सा के अनुसार यह जल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके निम्न पृथ्वी की कक्षा से परे दुनिया का पहला सफल कक्षा नियंत्रण ऑर्बिट कंट्रोल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने GSDP को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन परामर्शदाता मैकिन्से को काम पर रखा है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। राज्य का अगले 5 वर्षों में 15% CAGR हासिल करके GSDP को 2.73 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। मैकिन्से ने सशक्त उत्तराखंड मिशन के तहत राज्य सरकार के साथ 2 साल का समझौता किया है। कितने साल का समझौता किया फ्रेंड्स?
2 साल का। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का यह 12वां संस्करण है, जिसे सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। अग्नि वॉरियर अभ्यास संयुक्त गोलाबारी योजना, निष्पादन और नई पीढ़ी के आर्टिलरी उपकरण का उपयोग शामिल है। इस अभ्यास के अंतिम चरण में स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी गन और हावित्जर तोपों ने भाग लिया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अगली रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण के तत्व को शामिल करने के यूएई के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूएई ने समुद्री उद्योग में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका सही आंसर है पारंपरिक हथियार से। भारत 1 जनवरी 2023 को 1 साल के लिए वासेनार व्यवस्था की पूर्ण अध्यक्षता को ग्रहण करेगा। 5 साल पहले भारत इस 42 सदस्यीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व कितना है? इसका सही आंसर है 1.46 लाख करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी 1.46 लाख करोड़ रुपए है। नवंबर 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपए है। नवंबर महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। कुल राजस्व में से सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,651 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपए और उपकर 10,433 करोड़ रुपए है। फ्रेंड्स, इसमें आपके जो मेन पॉइंट्स हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से याद करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक को पारित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर पाने के लिए आरक्षण को 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयक के अनुसार अनुसूचित जनजाति को अब 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति को 13% कोटा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 4% आरक्षण मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो आरक्षण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और दक्षिण कोरिया ने 245 अरब से अधिक कोरियाई वान के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दिल्ली में नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशंस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए किया गया है। दक्षिण कोरिया को 2016 में विकास सहयोग के लिए भारत के आधिकारिक विकास सहायता भागीदार के रूप में नामित किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है? इसका सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी CENSE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सहायक हो सकता है। शोधकर्ता की टीम ने मेमिस्टर नामक घटकों का उपयोग किया, जो डेटा को स्टोर कर सकता है और गणना को भी कर सकता है। IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने कहा कि भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करने वाले डेटा केंद्रों की भारी वृद्धि ने दुनिया भर में बिजली की कमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 3 दिसंबर। फ्रेंड्स, 3 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें इस दिवस का वार्षिक पालन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। विश्व की जनसंख्या का लगभग 15% किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जी रहे हैं। कुल दिव्यांग लोगों में से 80% दिव्यांग विकासशील देशों में रहते हैं। तो आपको यहाँ पर ये आपके जो मेन पॉइंट्स है याद रखने हैं। इसमें आपका कुल दिव्यांग लोगों में से 80% दिव्यांग विकासशील देशों में रहते हैं और विश्व की जनसंख्या का लगभग 15% व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ पीड़ित है। इसके साथ ही इस दिवस का जो वार्षिक पालन है वो 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और ये हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में। तो आइए बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने B-21 नाम का अपना एक नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। अमेरिकी वायुसेना ने B-21 रैडर नामक अपने नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बम वर्षक यानी कि एक नया लड़ाकू विमान का अनावरण किया है। यह दुनिया का सबसे आधुनिक और खतरनाक बम वर्षक माना जा रहा है। इस नए बम वर्षक विमान की कीमत लगभग 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह परमाणु और पारंपरिक हथियार को ले जा सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। सरकार ने देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड की बिक्री और नकदीकरण को अधिकृत किया है। इसमें चुनावी बॉन्ड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदे जा सकते हैं जो भारत का नागरिक है या भारत में नियमित स्थापित है। एक व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये चुनावी बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमरिट्स को 3 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन जून 2005 में रंगराजन आयोग की सिफारिश के तहत किया गया था। राजीव लक्ष्मण करंदीकर CMI में प्रोफेसर एमरिटस के रूप में जारी रहते हुए एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में इस भूमिका को निभाएंगे। इन्होंने 2010 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में CMI ज्वाइन किया और जनवरी 2011 से अप्रैल 2021 तक CMI के निदेशक के रूप में कार्य भी किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। किस देश ने गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? इसका सही आंसर है ईरान। ईरान ने इसे भंग कर दिया है। ईरान ने नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है जिसे गश्त-ए-इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। यह इकाई 2006 में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की ओर से की गई थी। इसका मकसद विनम्रता और हिजाब संस्कृति को फैलाना था। नैतिकता पुलिस को मॉरलिटी पुलिसिंग, गश्त-ए-इरशाद, मार्गदर्शन गश्ती नामों से भी जाना जाता है। नैतिकता पुलिस सूडान, सऊदी अरब और मलेशिया में भी स्थापित है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर में शुरू हुई है। इस बैठक का विषय है इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। 2021-22 में भारत UAE व्यापार का मूल्य 72.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो चीन और अमेरिका के बाद UAE को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी शहर भारत से और अधिक निवेश की मांग को कर रहा है। अबू धाबी ने कृषि प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और वित्तीय सेवाओं सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जहां भारतीय उद्यम निवेश कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है।
विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए $250 मिलियन का वित्त पोषण मंजूरी दिया है। बांग्लादेश इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट देश को प्रदूषण के प्रमुख मुद्दों से निपटने में मदद करेगा। सालाना 3,500 मीट्रिक टन ई कचरा संसाधित करने के लिए एक ई कचरा प्रबंधन सुविधा स्थापित की जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है? इसका सही आंसर है 6.9%। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विकास के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार विश्व बैंक ने बाहरी विपरीत परिस्थितियों के प्रति अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत उत्पादन का हवाला दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? इसका सही आंसर है 6.25%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के तत्काल प्रभाव से रेपो दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया। नीतिगत दर अब अगस्त 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है और इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बैंक द्वारा यह 5वीं दर वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? इसका सही आंसर है फिजी। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में होगा। 15 से 17 फरवरी 2023 में फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है। अब तक विभिन्न देशों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को भारत में सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण को अनिवार्य करने के लिए अपने पहले के आदेश से छूट दे दी है। यह अभयारण्य मुंबई के उपनगरों में स्थित है। तुंगारेश्वर के वर्ष 2003 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तुंगारेश्वर एक पहाड़ी पठार है जो मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों विरार और वसई के बीच स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से भारत का रैंक क्या है? इसका सही आंसर है 27। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर है, जबकि यूएई पहले स्थान पर है। उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर रहा। पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से कम 6 बच्चों की मौत हो गई है। जब बैक्टीरिया रक्त पर हम प्रवेश करते हैं तो संक्रमण गंभीर हो सकता है और इसे इनोवेटिव ग्रुप ए स्ट्रेप कहा जाता है। स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा और चकत्ते पर एंटीबायोटिक साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला दर्द शामिल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है और जो पहले आता है और लंबे समय तक रहता है। भारत दुनिया के उन सब पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरों का अनुभव होता है और मानव जीवित रहने की सीमा को तोड़ देती है। विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है? इसका सही आंसर है गोवा। गोवा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का पणजी गोवा में उद्घाटन किया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो पणजी और गोवा में किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा के आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर आयुष्मान कॉमिक बुक सीरीज के 3रे संस्करण का विमोचन भी किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने। इस परियोजना में 10.1 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन, 9 मेट्रो स्टेशन, 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण किया जाएगा। 1963 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 18 सदस्य हैं, जिनमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से हैं। इसका मुख्यालय मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
एडीबी के अध्यक्ष मात्सुसुगो असाकावा यानी जापानी नागरिक है। तो इसमें आपको जो याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है और एडीबी के अध्यक्ष कौन है, इसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है। इसका सही आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पादन लॉन्च करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करेगा। जमानत बॉन्ड बैंक गारंटी में फंसी ठेकेदारों की कार्यशील पूंजी को राहत देकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तरलता बढ़ाने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है मालदीव। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव देश के साथ मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता MMA के RBI से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कई किस्तों में निकासी करने में सक्षम करेगा। करेंसी स्वैप का अर्थ क्या होता है? मुद्रा की अदला बदली। जब कोई दो देश या कंपनी अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ही देश की मुद्रा में अदला बदली करने के लिए समझौता करते हैं तो इस प्रकार के समझौते को करेंसी स्वैप समझौता कहा जाता है। इस समझौते में दोनों ही देश बिना किसी भी वित्तीय नुकसान के एक दूसरे के देश की मुद्रा में व्यापार करते हैं। इसका जो शॉर्ट्स में अर्थ है वो है मुद्रा की अदली बदली करना। कोई भी देश या कोई भी कंपनी अपनी मुद्रा में अदला बदली जब करती है तो उसे करेंसी स्वैप कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह 4 बार विधायक और कांग्रेस की राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जिसमें आपको जो याद रखना है हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है केरल। भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है वो केरल में स्थित है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन ने केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। कार्बन उत्सर्जन में कमी से कृषि विभाग के तहत इस बीज फॉर्म को कार्बन तटस्थ स्थिति प्राप्त करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि उत्सर्जन दर की तुलना में 170 टन अधिक कार्बन फॉर्म में तैयार की गई, जिसने इसे देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म बनने में मदद की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस शहर ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की है। इसका सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी शहर ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वाराणसी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उद्घाटन समारोह में CHO और सशक्त पोर्टल के प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ साथ ABHWCS टेली मानस के लिए परिचालन दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित भी किया है। तो वाराणसी के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? वो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सा शहर पहली G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज बैठक का मेजबान है। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु 13 से 15 सितंबर तक पहली G20 की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक भारतीय G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत को चिन्हित करेगा। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को हर साल यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यूनिसेफ को मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने उन बच्चों की भलाई के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल का गठन किया जिनका भविष्य खतरे में था। यह बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें बहाल करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन। राज्य की जलवायु कार्य योजना को तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तमिलनाडु ने अपनी मौजूदा कोयला बिजली क्षमता में किसी भी तरह की वृद्धि को रोकने का फैसला किया है, क्योंकि इस मिशन ने 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली का आधा उत्पादन करने की मांग की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस शहर ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है वाराणसी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वाराणसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावी ने उद्घाटन समारोह में CHO और सशक्त पोर्टल के प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ साथ ABHWCS टेलीमानस के परिचालन दिशा निर्देश लॉन्च किए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित को सम्मानित भी किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में दिसंबर 2022 में किस संस्था ने इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2022 जारी की है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2022 के अनुसार उप सहारा अफ्रीका में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का ऋण 2021 में बढ़कर 789 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 2010 के बाद से इस क्षेत्र का उच्चतम ऋण बोझ है और क्षेत्र का मौजूदा कर्ज का बोझ इसकी चुकौती क्षमता से परे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है गोवा में। प्रधानमंत्री ने गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में स्थित राष्ट्रीय यूनान चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का गोवा से उद्घाटन किया है। उन्होंने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो को संबोधित किया। आयुर्वेद सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 की हुरिन ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है 5। 2022 हुरिन ग्लोबल सूची के अनुसार भारत दुनिया में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 20 भारतीय कंपनियों के रूप में नंबर 5 पर है। इस सूची में शामिल 20 कंपनियों के साथ भारत 9वीं रैंक से 5वीं रैंक पर पहुंच गया है। 202 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक का स्थान रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शीर्ष 100 की सूची में शामिल होने वाली केवल 2 भारतीय कंपनियां हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? इसका सही आंसर है 5.88%। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है, नवंबर में सालाना आधार पर 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88% पर आ गई थी। अक्टूबर 2022 से मुद्रास्फीति 6.77% थी। इस साल पहली बार मुद्रास्फीति का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के सहिष्णुता बैंड ने 2 से 6% के भीतर आया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही आंसर है ईशान किशन ने। युवा भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कई रिकॉर्ड बनाए। ईशान किशन वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के 7वें और सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 126 गेंदों पर दोहरा शतक जड़ा। ईशान ने एक वनडे पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है केरल राज्य ने। केरल विधानसभा ने हाल में राज्यपाल को राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के प्रदेश चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया। सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासन और नियुक्तियों पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ बार विवाद के बाद विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून विधेयक पेश किया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद पर राज्यपाल की जगह मशहूर शिक्षाविदों की नियुक्ति की जा सकेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। किस संस्था ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया? इसका सही आंसर है G7 ने। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए 7 अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब ICC बनाया है। यह क्लब ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के लिए औद्योगिक संक्रमण में तेजी लाने और उत्सर्जन में कमी के उपायों को और विकसित करने में मदद करने के लिए काम करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है नेपाल। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड।
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी ने सीपीएम माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। प्रचंड को संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 2 के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है उडुपी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उडुपी में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यह स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खेल वैज्ञानिकों और एथलीटों को एक साथ लाएगा। सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए खेल की बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 2700 करोड़ रुपए और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 3136 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? इसका सही आंसर है सीबीआईसी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर निपटान आयोग का गठन किया है, जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को हल करना और निपटाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 18वीं सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर राउरकेला ओडिशा में 13 से 29 जनवरी 2023 तक होने वाले FIH पुरुष विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम FIC ने भारत में किस कंपनी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? इसका सही आंसर है HDFC को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हरित किफायती आवास इकाइयों के वित्त पोषण के लिए HDFC को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। यह ऋण शहरी आवास अंतर को कम करने और हरित आवास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और दीर्घकालिक व्यापार विकास सुनिश्चित करके जलवायु स्मार्ट किफायती घरों तक पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषित डिजिटल परियोजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है प्रोजेक्ट वाड़ी। भारतीय विज्ञान संस्थान और गूगल ने प्रोजेक्ट वाड़ी पहल के लिए एक साथ भागीदारी की है। इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य 773 जिलों में लगभग 10 लाख लोगों के भाषण सेट एकत्र करके भारत और भाषा विविधता को मैप करना है। इस परियोजना का लक्ष्य 1,50,000 घंटे से अधिक के भाषण को रिकॉर्ड करना है, जिसका एक हिस्सा स्थानीय लिपियों में लिप्यंतरित किया जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? इसका सही आंसर है अहमदाबाद। भारतीय सेना ने अहमदाबाद शहर के सैनिकों के लिए पहली बार एक 3D प्रिंटेड घर को सौंपा है या बनाया है। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए पहले 3D प्रिंटेड घरों की पेशकश की है। इनका निर्माण MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा किया गया है। भूतल और एक कॉन्फ़िगरेशन वाली आवास इकाई न केवल सस्ती है बल्कि कम समय में भी बनाई जा सकती है। तो इसमें आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले भारतीय सेना में किस शहर के लिए सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घर दिए गए हैं? तो इसमें है आपका अहमदाबाद में दिए गए हैं। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो इसका निर्माण माइकोबीटी प्राइवेट लिमिटेड के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा किया गया है। भूतल और कॉन्फिडेंस वाली एक आवास इकाई ये ना सस्ती है बल्कि ये कम समय में भी बनाई जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने 25.14 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण आदेश जारी किए। इस देश में पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना माना जा रहा है। इस परियोजना को 2022 से 2027 से 5 साल की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा और तहर की संख्या का अनुमान लगाने के लिए समकालिक सर्वेक्षणों सहित एक रणनीति का पालन किया जाएगा। तहर एक लुप्त प्राय प्रजाति है और भारत के वन्य जीव अधिनियम के 1972 के अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल की विस्तारित रेंज का पहला परीक्षण 12 मई को आयोजित किया गया था। भारत के DRDO और रूस के मशीनो स्ट्रेपेनिया द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्यम कंपनी ब्रह्मोस एयरफोर्स द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है इसे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और
स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी और शिलान्यास किया है। इन्होंने वर्चुअल रूप से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का भी उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है? इसका सही आंसर है घरेलू प्रवासी श्रमिक। भारत के चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए एक रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। इसने राजनीतिक दलों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है। यदि इसे लागू किया जाता है तो प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी और वो मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए यह एक प्रमुख कदम होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? इसका सही आंसर है आरबीआई। दक्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरक्षित उन्नत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली है। आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2023 को भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में स्थानांतरित कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना और दक्षता में वृद्धि करना और भुगतान धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया को स्वचालित करना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट नामित किया गया है? इसका सही आंसर है IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट के रूप में किया गया है। G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है और 2023 में S20 का विषय डिस्क्रिप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? इसका सही आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियोजित श्रमिकों को उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करने को 1 जनवरी 2023 से सार्वभौमिक बना दिया गया है। उपस्थिति नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैप्चर की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भारत ने किस देश को सौंपा है? इसका सही आंसर है भूटान को। भारत से सहायता प्राप्त 720 मेगावाट वाली मंगदेछू पन बिजली परियोजना हाल ही में भूटान में ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंपी गई है। इस परियोजना के साथ भारत और भूटान ने 4 मेगा पन बिजली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 44% तक की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है अमृत भारत स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय ने आने वाले वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई योजना तैयार की है। अमृत भारत स्टेशन योजना इसके स्टेशन पुनर्विकास अभियान का एक हिस्सा है। प्रस्तावित स्टेशनों की प्रमुख विशेषताओं में रूफ टॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिविटी के प्राविधान शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ISOVACC जिसे कोविड के लिए इंट्रानेजल बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था, यह किस संस्था द्वारा निर्मित था? तो इसका सही आंसर है भारत बायोटेक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में भारत बायोटेक के इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन ऐप में जोड़ा जाएगा, जो देश में टीकाकरण पंजीकरण के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में केवल भारत बायोटेक के कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और कोवोवैक्स, रूसी स्पुतनिक वी और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के कार्बोवैक्स कोविन पोर्टल में सूचीबद्ध है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है चौधरी चरण सिंह। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश में किसानों के उत्थान के लिए उनके योगदान के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। तो चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह कौन है? चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं और यह 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर किसानों की भूमिका और अर्थव्यवस्था में उनके योगदानों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए किस संस्थान को सेबी से मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को NSE के एक अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के नियामक दायरे के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है हेमंत गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया? इसका सही आंसर है असम राज्य ने। असम कैबिनेट ने निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए राज्य में पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से राज्य में रेस्तरां, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा और वेलनेस सेंटर आदि औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन के पात्र रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय AI पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करता है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने AI पे चर्चा का आयोजन किया है। पैनलिस्टों ने AI के लिए गुणवत्तापूर्ण डेटाबेस तक पहुंच को सक्षम करने के लिए महत्व और दृष्टिकोणों पर चर्चा की है। 2020 में MIT द्वारा आयोजित भारत के पहले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट के एक भाग के रूप में AI पे चर्चा श्रृंखला की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है? इसका सही आंसर है भारत। भारत फरवरी 2023 को अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर अगले विशेष वार्ता दौर की मेजबानी करेगा। IPEF के 4 स्तंभ हैं, जिसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा। सितंबर 2022 से पहली बार व्यक्तिगत रूप से मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने केवल 3 स्तंभों में शामिल होने वाले का फैसला किया है और व्यापार स्तंभ से बाहर होने का विकल्प चुना है। तो IPEF के कितने स्तंभ है? IPEF के 4 स्तंभ है, जिसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कर और भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा। इन पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2014 के बाद से सरकार द्वारा PSES के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कुल कितनी राशि जुटाई गई है? इसका सही आंसर है 4.4 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम 59 मामलों में ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाई गई है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से 10 किस्तों में 98,949 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की बिक्री हुई है। एयर इंडिया समेत 10 कंपनियों में रणनीतिक बिक्री से 69,412 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के पहली छमाही में भारत की सफल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? इसका सही आंसर है 9.7%। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसतन 9.7% रही है। मंत्रालय के मध्य वर्ष के व्यय और राजस्व विवरण में इसकी घोषणा की गई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इस समूह के सह अध्यक्ष रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके सह अध्यक्ष कौन कौन है ये याद रखना आपको। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल इस समूह के सह अध्यक्ष हैं, तो इसे आपको याद रखना है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, इसमें हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कौन सा देश वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप चैंपियन बना? इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। पेनाल्टी में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता।
फ्रांस के लिए किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक स्कोर की है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेला दर्रा सुरंग का निर्माण कर रहा है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही इस सुरंग से भारतीय सेना को तवांग के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंच मिलेगी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेतु बंधु किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। सेतु बंधु योजना तेलंगाना राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से फसल निवेश की पेशकश कर रही है। राज्य सरकार इस साल संक्रांति त्योहार से पहले किसानों के बैंक खातों में 7,600 करोड़ रुपए जमा करेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र नेचर डील के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत ग्रह को संरक्षित करने की मांग की गई है? इसका सही आंसर है 30%। संयुक्त राष्ट्र के एक प्राकृतिक सौदे ने हाल ही में 2030 तक ग्रह के कम से कम 30% हिस्से का संरक्षण करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में केवल 17% स्थलीय और 10% समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है। इस प्रस्ताव में अमीर देशों को अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए 2025 तक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2025 तक सालाना $20 अरब करने 2023 तक $30 अरब प्रतिवर्ष करने का आह्वान किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल के नेता लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर है आयरलैंड। लियो वाराडकर ने दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। अपने दूसरे कार्यकाल में भी वे अभी भी आयरलैंड के सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम बदल कर रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। अल्पसंख्यक मामले मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी PM विकास योजना रखा गया है। यह एकीकृत योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाती है। सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे दिसंबर 2022 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए थे। ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। आपका जो भी फीडबैक है कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।